हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start. So I'm waiting for your confirmation. Please confirm quickly. तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को लेकर के है, यानी ऐसे क्वेश्चन जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं या जिनके फ्यूचर में पूछे जाने की ऑलवेज पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। इनमें हम मॉड्यूल ए चैप्टर 19 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारा कस्टमर ग्रीवांस और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को लेकर के है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इससे पहले कि हम ये डिस्कशन शुरू करें, ये जानकारी देना जो आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जीआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्ज़ाम, इसकी फ्री डेली लाइव क्लासेस हम यूट्यूब के ऊपर लगातार कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इन क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए तो यू मस्ट डू इट। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस, केस स्टडीज़ के थ्रू प्रैक्टिस, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। यानी वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो वी कंडक्ट ऑल दोज थिंग्स। तो ज्वाइन करिए हमारी इन फ्री डेली लाइव क्लासेस को। चलें अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ये पहला क्वेश्चन है, RBI has taken various initiatives over the years for grievance redressal mechanism in banks. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवर द ईयर्स कई इनिशिएटिव्स लिए हैं कस्टमर की जो ग्रीवांस हैं, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं, कस्टमर की जो तकलीफ है, उसके मैकेनिज्म को बैंकों में सही करने के लिए। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम था वो सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? टू सर्व एज ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक्स। तो ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम? 1990s के अंदर, 1995 के अंदर, 2000 के अंदर या 2005 के अंदर? तो फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन? सो सबसे पहले कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम? यस, लगाइए एस्टीमेट। तो कब इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया? सो फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1995। उसके बाद 2006 में इसका मेजर रिवीजन हुआ, फिर 2017 में भी कई चेंजेस हुई। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस्ड कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कस्टमर्स टू लॉन्च देयर कंप्लेंट्स विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन इन विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो कंप्लेंट्स ओम्बड्समैन के साथ लॉन्च की जा सकें। तो इन विच ईयर दिस वाज डन? 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 के अंदर? कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ताकि कस्टमर्स अपनी कंप्लेंट्स बैंकिंग ओम्बड्समैन को लॉन्च कर सकें। So what is the answer for question number 2? So this was introduced in the year 2019. 2019 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शन सी इज द आंसर। The model policy on grievance redressal should be based on under noted principle. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, यानी कस्टमर की शिकायत के निपटारे के लिए जो मॉडल पॉलिसी है, इनमें से किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हो?
तो यहाँ पे 4 डिफरेंट सिचुएशन दी गई हैं। कस्टमर विल बी ट्रीटेड फेयरली एट ऑल टाइम्स, कंप्लेंट्स रेज्ड बाय कस्टमर्स विल बी डील्ड विद courtesy and in time, customers will be informed of avenues to escalate their complaints grievance within organization and their rights to alternative remedy if not fully satisfied. Bank will treat all complaints efficiently and fairly. तो यहाँ पे ये 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। हमने आंसर देना इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल्स करेक्टली स्टेटेड हैं। 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जिसके ऊपर बैंक की मॉडल पॉलिसी बेस्ड होनी चाहिए। So what is the answer for question number 3? तो चलिए सभी ऑप्शंस को एक एक बार देख लेते हैं। कस्टमर विल बी ट्रीटेड फेयरली एट ऑल टाइम्स, कस्टमर को फेयरली ट्रीट किया जाएगा ऑलवेज, ये तो राइट प्रिंसिपल हो गया। कंप्लेंट्स रेज्ड बाय कस्टमर विल बी डेल्ट विद कर्टसी एंड इन टाइम, तो जो कंप्लेंट्स हैं उनको कर्टसी के साथ भी और समय के अंदर भी डील विद किया जाएगा, ये भी करेक्ट है। Customer will be informed of avenues to escalate their complaint grievance within the organization, their rights to alternative remedy if not fully satisfied. अगर कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है तो कस्टमर को जानकारी दी जाएगी कि उस कंप्लेंट को वो आगे कहाँ लेके जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के विदिन, तो ये भी करेक्ट है। बैंक्स विल ट्रीट ऑल कंप्लेंट्स एफिशिएंटली एंड फेयरली, सो सभी कंप्लेंट्स को बैंक एफिशिएंटली विद एफिशिएंसी एंड विद फेयरनेस ट्रीट करेंगे, तो ये भी करेक्ट है। तो दिस मीन ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज आवर आंसर। Banks should inform customers about its internal arrangement for handling customer complaints. बैंकों को जानकारी देनी है कस्टमर्स को जो उनका इंटरनल अरेंजमेंट है कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए। दिस इंफॉर्मेशन शुड जनरली बी मेड अवेलेबल एट, ये जो जानकारी है ये कहाँ पे आमतौर के ऊपर अवेलेबल करवानी चाहिए? प्रोमिनेंट प्लेस इन द ब्रांच, बैंक वेबसाइट, वेलकम किट गिवन व्हेन ऑनबोर्डिंग, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट एरियाज दिए हुए हैं जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाएगी। हमें बताना इनमें से कौन कौन से एरियाज अप्रोप्रिएट हैं, करेक्ट है। ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो सभी ऑप्शंस को रीड करें और आंसर को प्रोवाइड करें। क्वेश्चन नंबर 4, yes, read all options. तो this information should generally be made available at ब्रांच में प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर, बैंक की वेबसाइट के ऊपर, वेलकम किट जो दी जाती है कस्टमर को या ब्रोशर बना के डिस्ट्रीब्यूट करना टू द पब्लिक। चलिए इसको एग्जामिन कर लेते हैं। नंबर 1, प्रोमिनेंट प्लेस इन द ब्रांचेस, यस, ब्रांचों में प्रोमिनेंट प्लेस के ऊपर, ऐसा प्लेस जहां आसानी से वो नजर आए। बैंक्स वेबसाइट, यस, दिस ऑल्सो इज करेक्ट। वेलकम किट जो कस्टमर को दी जाएगी जब कस्टमर ऑन बोर्ड किया जाता है, यानी बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जब इस्टेब्लिश होती है, तो ये भी करेक्ट है। ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट करना पब्लिक को, ये उसका पार्ट नहीं है, तो दिस मीन ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए कंप्लेंट बुक अकॉर्डिंग टू which format with perforated copies in each set may be kept.
so as to provide an acknowledgement to customer and an intimation to controlling office. तो ये जो फॉर्मेट है ये किसका है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का फॉर्मेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स का फॉर्मेट है। तो बैंकों को कंप्लेंट बुक मेंटेन करनी है और ये फॉर्मेट इनमें से किसका है? और इस फॉर्मेट में परफोरेटेड कॉपीज होती हैं ईच सेट के अंदर, यानी ऐसी कॉपीज जिनको आसानी से हम फाड़ के निकाल सकें और वो एक्नॉलेजमेंट का काम करती है कस्टमर के लिए और इंटीमेशन का काम करती है कंट्रोलिंग ऑफिस के लिए। तो ये फॉर्मेट जो है इनमें से किसका है? वो फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 5। तो हु प्रोवाइडेड दिस फॉर्मेट? किन्होंने डिजाइन किया ये फॉर्मेट? ये फॉर्मेट डिजाइन किया इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने, IBA। क्वेश्चन नंबर 6, banks must provide in the home page of their website a complaint form and a name and address of nodal officer for complaint redressal. It should indicate the first point for redressal of complaint is the bank itself, that complainant may approach ombudsman only if a complaint is not resolved at the bank level within how much period? Within 2 weeks, within 1 month, within 45 days, within 90 days. सो क्वेश्चन क्या है? अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर बैंक एक कंप्लेंट फॉर्म प्रोवाइड करे और नेम एंड एड्रेस उन नोडल ऑफिसर्स का बताएं जहां पे इस कंप्लेंट को भेजना है। बैंक ये भी इंडिकेट करे कि रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट के लिए फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा। फर्स्ट पॉइंट बैंक ही होगा। और अगर कंप्लेनेंट अप्रोच करना चाहता है बैंक ओम्बड्समैन को तो तभी अप्रोच कर सकता है जब कंप्लेंट को बैंक इस पर्टिकुलर पीरियड में रिजॉल्व नहीं करता। ये पर्टिकुलर पीरियड कितना है जिसके अंदर कंप्लेंट को रिजॉल्व करना होगा बैंक को, अदरवाइज कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द आंसर? यस, व्हाट इज द टाइम पीरियड जिसके बीच में बैंक को इसे रिजॉल्व करना होगा? सो दिस टाइम पीरियड इज ओनली 1 मंथ। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। 1 महीने के अंदर बैंक को इसे रिजॉल्व करना होगा। अगर बैंक इसे रिजॉल्व नहीं कर सकता तो कस्टमर कैन गो टू ओम्बड्समैन। क्वेश्चन नंबर 7, if a customer is not satisfied, she should be advised about alternative avenues available. कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे जो ऑल्टरनेटिव एवेन्यू अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी दी जाए। इफ ए मैटर कैन नॉट बी रिजॉल्व एट द ब्रांच लेवल, इट शुड बी रेफर्ड along with the comments and suggestion to regional or zonal office within how many days of receiving complaint. सो ब्रांच के पास अगर कंप्लेंट आई है और ब्रांच इस कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाता तो इसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा रीजनल जोनल ऑफिस को, और वो भी कमेंट्स और सजेशन के साथ। इसके लिए ब्रांच को टाइम कितना मिलेगा? 5 डेज का टाइम मिलेगा, 7 डेज का टाइम मिलेगा, 10 डेज का टाइम मिलेगा या 14 डेज का टाइम मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आंसर? सो ब्रांच के पास कितना टाइम रहेगा? सो अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो ब्रांच इसे रेफर कर देगी अपने नेक्स्ट कंट्रोलिंग ऑफिस को। व्हाट इज दैट टाइम पीरियड? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द आंसर?
सो ब्रांच को ये पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा विद इन 7 डेज, तो ऑप्शन बी। सो जो भी कंप्लेंट आए उससे रिजॉल्व करेगी ब्रांच, अदरवाइज भेजेगी अपने कंट्रोलिंग ऑफिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, all communications sent to the customer regarding redressal of their complaints should state that customer, if not satisfied with bank's response, has right to approach integrated ombudsman within how many years of date of receipt of a communication. The particulars of ombudsman should also be mentioned in the letter. तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है बैंक के रिप्लाई के साथ, तो उस केस में कस्टमर को बताना होगा कि वो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को कितने पीरियड में अप्रोच कर सकता है फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट कम्युनिकेशन, और साथ में ओम्बड्समैन के पर्टिकुलर्स भी बताए जाएंगे। तो ये पीरियड कितना रहेगा, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 18 मंथ्स का या 2 ईयर्स का, कितने पीरियड में कस्टमर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकता है उस रिप्लाई के मिलने के बाद, रिसीट ऑफ दैट कम्युनिकेशन। सो इन हाउ मच पीरियड द कस्टमर कैन अप्रोच ओम्बड्समैन, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन रादर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? Yes, what will be answer? In how much period customer can go to ombudsman? Customer can go to ombudsman within a period of 1 year. 1 साल के पीरियड में जा सकता है। कब से 1 साल? तो 1 साल है फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट लेटर फ्रॉम द बैंक, जिसमें बैंक ने कहा है कि भी हम आपकी कंप्लेंट को इस कारण रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डेट्स आ गई। तो एक है कि अगर बैंक 30 डेज तक कोई रिप्लाई नहीं देता तो कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। दूसरा, ब्रांच अगर 7 डेज के अंदर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करती तो उसे अपने रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस को बताना होगा। और तीसरा, बैंक अगर रिप्लाई देता है कि भी हम आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो कस्टमर ओम्बड्समैन के पास जा सकता है विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, द कंप्लेंट्स शुड बी रिजॉल्व्ड एंड लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर इफ एनी इस्टेब्लिश्ड विद इन द टाइमलाइन स्पेसिफाइड इन बैंक्स बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बट नॉट मोर देन हाउ मेनी डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंप्लेंट। अगर ये कंप्लेंट रिलेट करती है अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को, तो इसे रिजॉल्व करना होगा कितने पीरियड में, साथ में कस्टमर की लायबिलिटी भी डिटरमिन करनी होगी, और इसके लिए बैंक को फॉलो करनी होगी अपनी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। लेकिन ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी में ये पीरियड जो भी होगा उसके विदिन इसे रिजॉल्व करना होगा, लेकिन वो पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है रिसीट ऑफ कंप्लेंट से लेके, यानी जिस पीरियड में उसे रिजॉल्व करना है। सो रिजॉल्व करने के लिए ये पीरियड कितना होगा? इट विल बी 30 डेज, इट विल बी 60 डेज, इट विल बी 190 डेज, 90 डेज, और इट विल बी 120 डेज। तो मैक्सिमम ये पीरियड कितना हो सकता है? अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की अगर ये कंप्लेंट है तो उसमें कंप्लेंट को रिजॉल्व करना, और कस्टमर की अगर कोई लायबिलिटी है तो उसको इस्टेब्लिश करना। तो ये बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी के विदिन जो टाइम मेंशन्ड है उसके मुताबिक होगा, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो हो सकता है 90 डेज़ का। तो इसको रिजॉल्व करना होगा और कस्टमर की लायबिलिटी डिटरमिन करनी होगी विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक्स शुड प्लेस डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग ATM कार्ड रिलेटेड एंड इट्स एनालिसिस ऑन देयर वेबसाइट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। बैंकों को एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देना होगा कंप्लेंट्स का,
इसमें एटीएम कार्ड रिलेटेड कंप्लेंट्स भी होंगी और उनका एनालिसिस भी देना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिक की जानकारी के लिए, और ये हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर करना होगा। दिस should cover complaints received at branches और हेड ऑफिस एंड एक्सक्लूड दोज रिजॉल्व विद इन। तो इनमें सारी की सारी कंप्लेंट्स आएंगी जो ब्रांचेस में आए या उसके हेड ऑफिस कंट्रोलिंग ऑफिस में आए, लेकिन उनमें उन कंप्लेंट्स को नहीं लिया जाएगा जिनको रिजॉल्व कर दिया जाता है विद इन हाउ मच पीरियड। तो उन्हें सेम डे रिजॉल्व कर दिया जाए वो नहीं आएंगी, फॉलोइंग वर्किंग डे रिजॉल्व कर दिया जाएंगे वो नहीं आएंगी, 7 डेज में रिजॉल्व कर दिया जाए वो नहीं आएंगी, या 30 डेज में रिजॉल्व कर दिया जाए वो नहीं आएंगी। तो जब ये डिटेल्ड कंपाइल की जाएंगी कंप्लेंट्स की तो उनमें ये वाली कंप्लेंट्स नहीं आएंगी जिनको रिजॉल्व कर दिया है और उसका रेजोल्यूशन का पीरियड कितना है, जो सेम डे रिजॉल्व हो जाएं, जो फॉलोइंग वर्किंग डे रिजॉल्व हो जाएं, जो विद इन 7 डेज रिजॉल्व हो जाएं, या वो जो विद इन 30 डेज रिजॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 10 का? सो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ये है फॉलोइंग वर्किंग डे। जो फॉलोइंग वर्किंग डे को रिजॉल्व हो जाए तो उनको इस गिनती में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, with a view to ensure that bank discharges this responsibility effectively, RBI decided that cost of redress of complaints be recovered from those banks against whom maintainable complaints in the OBO, Office of Ombudsman, exceed their peer group average. Peer group based on asset size of the bank as on 31st March of previous year are identified, and peer group averages of maintainable complaints received in OBO computed on the following basis. तो with a view to ensure that banks discharge this responsibility effectively, सो बैंकों को जो रिजॉल्व करनी है कंप्लेंट्स अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो इफेक्टिव वे में डिस्चार्ज कर रहे हों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, उसने डिसाइड किया है कि कॉस्ट ऑफ रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दोज बैंक्स, उन बैंकों से कॉस्ट रिकवर की जाएगी तो whom maintainable complaints in OBO exceeds their peer group average. ब्रॉडली एक ही साइज के बैंकों में वो कंप्लेंट्स कितने पीरियड में रिजॉल्व हो रही हैं तो इसके साथ कंपेयर किया जाएगा, और अगर एक पर्टिकुलर बैंक के केस में वो पीरियड एक्सीड करता है तो फिर रिड्रेस का जो कॉस्ट है वो उस बैंक से रिकवर किया जाएगा। और पीयर ग्रुप की पहचान के लिए एसेट साइड देखा जाएगा 31 मार्च प्रीवियस ईयर को, और फिर उनकी जो एवरेजेस हैं किन किन एरियाज में वो एवरेजेस देखी जाएंगी। एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट्स पर ब्रांच ये पैरामीटर रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट्स पर 1000 अकाउंट्स, टोटल ऑफ डिपॉजिट एंड लोन अकाउंट्स, एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल डिजिटल कंप्लेंट्स पर 1000 डिजिटल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू द बैंक बाय इट्स कस्टमर्स, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी ये पैरामीटर्स देखे जाएंगे। हमने बताना है इनमें से एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए किन किन पैरामीटर्स को लिया जाएगा। 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। सो अगर कंप्लेंट की रिड्रेसल की कॉस्ट बैंक से रिकवर करनी है तो फिर पीयर ग्रुप की एवरेजेस को देखा जाएगा। जिस बैंक की पीयर ग्रुप एवरेज से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, रिजॉल्व नहीं हुई हैं तो उससे ये कॉस्ट रिकवर की जाएगी। तो इनमें से ये कौन सी एवरेज को लेना होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देख लेते हैं किस किस एवरेज को लेना होगा। एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट्स पर ब्रांच, यस ये देखा जाएगा कि पर ब्रांच जो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मेंटेनेबल है कितना है। एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल कंप्लेंट्स पर 1000 अकाउंट्स, जिसमें लोन अकाउंट भी लिए जाएंगे, डिपॉजिट अकाउंट्स भी लिए जाएंगे। एवरेज नंबर ऑफ मेंटेनेबल डिजिटल कंप्लेंट्स पर 1000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूटेड थ्रू द बैंक बाय द कस्टमर, ये भी लिया जाएगा।
एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स ये नहीं लिया जाएगा, बिकॉज लेना है साइज ऑफ डिपॉजिट को, एसेट साइड ऑफ डिपॉजिट को। तो ये पहले 3 लिए जाएंगे। सो दिस मीन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें, इफ फ्री लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फ्री लाइव क्लास जो यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट होता है, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफ। क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत है, और हम इस क्लास में पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन दिस क्लास इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग योर स्कोर। अगर अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है तो ये क्लास बहुत यूजफुल है, इसीलिए आपको इस क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस कवर करना होगा। फुल सिलेबस अगर आप IIBA बुक्स को यूज़ करके कर रहे हैं तो इन बुक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जो स्टूडेंट्स बार बार हमें बताते हैं। तो ये लिमिटेशंस क्या है? नंबर 1, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है। वो बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। इसके चलते दे हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, यानी काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है, और इसी के चलते फिर वो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। इसके अलावा इन बुक्स में जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत थोड़े दिए हैं, काफ़ी नहीं है, और साथ में ही इनमें केस स्टडीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो केस स्टडीज़ तो खैर मेनली CIB के अंदर रहती हैं, तो JIB में उतनी केस स्टडीज़ नहीं रहती, तो कुछ रहती हैं, लेकिन बुक्स के अंदर केस स्टडीज़ ऑलमोस्ट नहीं रहती हैं। तो इन सभी के चलते हम पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाते। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अब इसका ऑल्टरनेटिव है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स, चाहे JIB हो चाहे CIB हो। ये वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सिंपल करके, आसान करके समझाते हैं, जिसे आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो जिसके चलते फिर आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं आसानी से। हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसकी लिए भी आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर ही क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऐसे जो केस स्टडीज का काम कर लेते हैं। तो इस लाइट में अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत इंक्रीज कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट में जाएं, वेबसाइट का हमारा जो कोर्स पेज है, तो वहाँ पे आपको ये कोर्सेज सारे मिल जाएंगे, और वहीं से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हमारी ऐप को यूज़ करना है तो हमारी ऐप को भी आप डाउनलोड वहीं से कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक इनको यूज़ करना शुरू नहीं किया तो इसकी यूज़ आप कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Banks are required to appoint principal and nodal officer under integrated ombudsman scheme not below the rank of। So बैंकों को अपॉइंट करना है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर इंटेग्रेटेड बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में, और वो ऑफिशियल मस्ट नॉट बी बिलो रैंक ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उस ऑफिसर का रैंक, उसका डेजिग्नेशन इनमें से नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? ट्राई टू फाइंड आउट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रैंक जनरल मैनेजर से नीचे नहीं होना चाहिए। सो दिस पर्सन शुड एटलीस्ट बी ए जनरल मैनेजर इन द बैंक।
As per September 2008 18 guidelines of RBI on revised internal ombudsman scheme 2018, scheduled banks having more than how many banking outlets, excluding RRB, were required to appoint internal ombudsman? तो 2018 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम की गाइडलाइन को रिवाइज किया। शेड्यूल्ड बैंकों में अगर बैंकिंग आउटलेट की गिनती इससे ज़्यादा है तो उन्हें अपॉइंट करना होगा इंटरनल ओम्बड्समैन इन देयर बैंक्स। तो ये 5 बैंकिंग आउटलेट हैं, 10 बैंकिंग आउटलेट हैं, 15 बैंकिंग आउटलेट्स हैं या 20 बैंकिंग आउटलेट्स हैं, यानी कितनी ब्रांचेज या कितने आउटलेट हों उससे ज़्यादा अगर हैं तो बैंकों को इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हमारा बनेगा 10 बैंकिंग आउटलेट। तो जिस बैंक में 10 से ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट हैं तो उन्हें इन गाइडलाइंस के मुताबिक इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना होगा। द इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2021 रिप्लेस्ड, ये जो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है इसने रिप्लेस कर दिया किन स्कीमों को? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2017 को, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018 को, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019 को या इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम 2018 को। तो ये 4 स्कीमों के बारे में आपको जानकारी दी है। हमने बताना है इनमें से किस किस को रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम ने। 1 2 3 4 सभी को, 1 2 3 4 ओनली, 1 3 4 को या 2 3 4 को। तो किस किस को रिप्लेस कर दिया? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? किस किस को रिप्लेस किया, चलिए देख लेते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2017 जो बैंकों के लिए थी, यस, इसको उसने रिप्लेस कर दिया। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज, यस, इसको भी कर दिया। ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इसको भी कर दिया। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम, इसको नहीं किया, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्कीम है। तो दिस मीन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Question 15, integrated ombudsman scheme covers non-scheduled primary cooperative banks also जिनका डिपॉजिट साइज कितना है? तो ये जो स्कीम है ये शेड्यूल्ड बैंकों तो कवर करती ही है, नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंकों को भी कवर करती है अगर उनका डिपॉजिट साइज 10 करोड़ या उससे ऊपर हो, 25 करोड़ या उससे ऊपर हो, 40 करोड़ या उससे ऊपर हो या 50 करोड़ उससे ऊपर हो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15? तो अगर नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक उसका डिपॉजिट साइज 50 लाख या उससे ऊपर हो तो उनके ऊपर भी ये स्कीम एप्लीकेबल है, यानी ऑप्शन डी इज आवर आंसर। सो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम उन नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंकों को भी एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 16, आरबीआई में अपॉइंट इट्स ऑफिसर्स एज ओम्बड्समैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने ऑफिसर्स को ओम्बड्समैन अपॉइंट कर सकते हैं टू कैरी आउट फंक्शंस अंडर integrated ombudsman scheme. RBI may also appoint a deputy ombudsman. These appointments can be made for maximum period of how many years at a time. Their offices can be at any place considered necessary by Reserve Bank of India. तो RBI इस स्कीम में, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में, ओम्बड्समैन भी अपॉइंट कर सकते हैं और डिप्टी ओम्बड्समैन भी अपॉइंट कर सकते हैं जो स्कीम के जो फंक्शंस हैं उनको कैरी करेंगे। ये अपॉइंटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए करेगा एट ए टाइम, और इनके ऑफिसेज जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सही लगता है वहां पे लोकेट होंगे। हमने बताना है मैक्सिमम पीरियड अपॉइंटमेंट का क्या रहेगा, 1 ईयर रहेगा, 2 ईयर्स रहेगा, 3 ईयर्स रहेगा या 4 ईयर्स रहेगा। तो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो एक बार में ये अपॉइंटमेंट कितने पीरियड के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 16। So what is the answer for question number 16? This will be available for a period of 3 years. 3 साल के लिए ये अवेलेबल रहेगा। So option C is our answer. Question 17. All complaints under iOS Integrated Ombudsman Scheme 2021 are received at, सारी की सारी कंप्लेंट्स कहाँ रिसीव होती हैं और वो लोकेशन कौन सी है। अनलाइक अर्लियर when complaint was to be made to banking ombudsman having territorial jurisdiction over bank's office connected with grievance। तो जो कंप्लेंट्स हैं टेरिटोरियल अभी कहाँ होनी है, कहाँ लोकेट होनी, कहाँ पे रिसीव होनी है, यहाँ पे, और ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अभी ये रिसीव कहाँ पे होंगे और वो लोकेशन कहाँ पे है। ये सिचुएशन पहले वाली स्कीम से डिफरेंट है। पहले वाली स्कीम में जितनी भी कंप्लेंट्स थी उस ओम्बड्समैन को करनी थी जिसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो बैंक का ब्रांच लोकेटेड था, और फिर जहाँ अब नए सिस्टम में जहाँ ये कंप्लेंट्स रिसीव होगी वो फॉरवर्ड कर देंगे कंप्लेंट को टू द कंसर्न्ड ओम्बड्समैन। यानी अब ये एक जगह के ऊपर भेजनी होगी। ये कौन सी जगह और कहाँ लोकेटेड है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुंबई, सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर चंडीगढ़, रीजनल कंप्लेंट्स प्रोसेसिंग सेंटर दिल्ली या कंप्लेंट रेजोल्यूशन सेंटर कोलकाता। तो ये कंप्लेंट्स कहाँ रिसीव होंगी, वो लोकेट कहाँ पे होगा ऑफिस, और फिर वो आगे भेज देगा इन कंप्लेंट्स को कंसर्न्ड ओम्बड्समैन को। सो ये रिसीव होंगी एट सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ कंप्लेंट मेड बाय कस्टमर। तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी जो कंप्लेंट लॉन्च करेंगे कस्टमर, उस कंप्लेंट को सेटिस्फाई करने के लिए मेथड कौन सा अडॉप्ट करेगा बैंक। नंबर 1, एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, बैंक और कस्टमर के बीच में समझौता हो जाए, सो दिस कुड बी वन मेथड। कंसिलिएशन हो जाए, तो तीसरा मीडिएशन हो जाए बिटवीन द बैंक एंड एग्रीड पार्टी। चौथा, अवार्ड पास करेगा ओम्बड्समैन अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। तो हमने बताना है इन 4 मेथड्स में से किस मेथड को यूज किया जा सकता है उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 ऑल या 1 2 3 ओनली या 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो यहाँ पे हमने मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन बताना है कंप्लेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मीन्स उसके रेजोल्यूशन के लिए। सो कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए मेथड कौन सा यूज किया जाएगा, मोड क्या रहेगा। एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड बैंक, दिस इज वन मेथड। कंसिलेशन, तो दोनों के बीच में कंसिलेशन हो जाए यानी कोई थर्ड पार्टी बीच में आके उनका समझौता करवा दे। मीडिएशन हो जाए तो वो भी थर्ड पार्टी बीच में आ जाएगी, या अवार्ड पास किया जाए बाय द ओम्बड्समैन। तो इनमें से किस मेथड को यूज किया जाएगा।
तो एग्रीमेंट हो जाए दोनों के बीच में, कस्टमर और बैंक के बीच में, ये एक मेथड है, करेक्ट। दोनों के बीच में कोई कंसिलेशन करवा दे, ये भी करेक्ट है। दोनों के बीच में कोई मीडिएशन करवा दे, ये भी करेक्ट है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो उस केस में ओम्बड्समैन अपने ऑर्डर को पास करेगा, अवार्ड को पास करेगा। तो ये भी पॉसिबल है, यानी चारों ही मोड्स पॉसिबल हैं। तो दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। A person having grievance may it himself or through his authorized representative other than advocate file a complaint with CRPC through। तो कोई भी पर्सन जिसको कंप्लेंट है वो अपने आप या उसके किसी अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, लेकिन उसमें एडवोकेट नहीं होना चाहिए, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है CRPC के थ्रू। ऑनलाइन कंप्लेंट हो सकता है, ऑनलाइन पोर्टल है गिवन हियर cms.rb.org.in। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकता है जैसे ईमेल करके, फिजिकल मोड में कर सकता है जैसे बाई पोस्ट है, कोरियर है, या हैंड ओवर कर सकता है डिलीवरी, या ओरली कर सकता है। तो इनमें से किस मेथड को अडॉप्ट किया जाएगा? ये 4 मेथड्स गिवन है, 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली, या 2 3 4 ओनली। तो कंप्लेंट लॉन्च करने का इनमें से कौन सा मेथड यूज हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर में प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 19 में। सो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 19 का। व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19? तो मेथड क्या होता है कंप्लेंट करने का इस स्कीम के अंतर्गत? सो चलिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं और डिसाइड करते हैं वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। तो फर्स्ट है, इस वेबसाइट के ऊपर, इस पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर देना, दिस इज वन अप्रूव्ड मेथड। इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंप्लेंट कर देना यानी ईमेल के द्वारा, ये दूसरा मेथड है, करेक्ट है। फिजिकल मोड जिसमें बाई पोस्ट या बाई कोरियर या हैंड डिलीवरी किया जाएगा, तो ये भी अप्रूव्ड मेथड है। ओरली कोई मेथड नहीं है स्कीम के अंतर्गत, बिकॉज इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए 1 2 3 ओनली। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर द कंप्लेनेंट ऑफर्स सजेशंस और सीक्स गाइडेंस और एक्सप्लेनेशन, इट इज ट्रीटेड एज। सो जहाँ पे कंप्लेंट ऑफर किया जाता है एज ए सजेशन और कंप्लेनेंट जो है वो गाइडेंस सीख करता है या एक्सप्लेनेशन सीख करता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? सो उसको माना जाएगा अनइन्फॉर्म्ड कंप्लेंट या इग्नोरेंट कंप्लेंट या मिसगाइडेड कंप्लेंट या इनवैलिड कंप्लेंट। तो उसको, ये वर्ड कंप्लेनेंट नहीं है, ये वर्ड कंप्लेंट है। तो इट इज कंप्लेंट। तो इनमें से क्या मानेंगे उसको? तो अगर किसी कंप्लेंट में केवल सजेशन है या गाइडेंस माना जाता है या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो उसको हम कंप्लेंट नहीं, उसको हम इनवैलिड कंप्लेंट कहेंगे। सो दैट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड कंप्लेंट। So it will not be treated complaint, it will be treated invalid complaint. Question number 21. A complaint is deemed to be resolved when in the following cases. कब माना जाएगा कि ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है? तो ये हमारे सामने ऑप्शंस हैं। इट हैज़ बीन सेटल्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटी विद द कंप्लेनेंट, the complainant has agreed in writing or otherwise that manner and extent of resolution of the grievance is satisfactory, complainant has withdrawn the complaint voluntarily, rejected by bank or ombudsman। तो किसी भी कंप्लेंट को कब माना जाएगा कि वो रिजॉल्व हो गई है? तो ये 4 डिफरेंट इंस्टांसेस हमें प्रोवाइडेड हैं। हमने बताना है इन 4 इंस्टांसेस में कौन कौन से इंस्टांसेस करेक्ट हैं।
1 2 3 4 सभी करेक्ट हैं, या 1 2 3 ओनली करेक्ट हैं, या 1 3 4 ओनली करेक्ट हैं, या 2 3 4 ओनली करेक्ट है, तो कब माना जाएगा कि कंप्लेंट को रिजॉल्व किया जा चुका है? तो ये 4 डिफरेंट इंस्टांसेस गिवन हैं। सो सभी को एग्जामिन करें और फिर बताएं कि इसमें क्या एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। तो चलिए सभी ऑप्शन को रीड कर लेते हैं। इट हैज़ बीन सेटल्ड बाय रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटेड एंटिटी ने इसको सेटल कर दिया है विद द कंप्लेनेंट। यस, इसको माना जाएगा कि कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई है। कंप्लेनेंट हैज़ एग्रीड इन राइटिंग और अदरवाइज that the manner and extent of resolution of the grievance is satisfactory। तो इससे भी उसको मान लिया जाएगा। Complainant has withdrawn the complaint voluntarily। अपनी मर्जी से कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, तो इसको भी माना जाएगा। कंप्लेंट रिजेक्टेड बाय बैंक और ओम्बड्समैन, इसको रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा। सो दिस मीन ऑप्शन 1 2 3 ओनली विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजोल्यूशन। तो उसमें हमारा ये ऑप्शन आंसर बन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर बी इज द राइट आंसर। द कंसर्न्ड रेगुलेटेड एंटिटी ऑन रिसीट ऑफ ए कंप्लेंट फ्रॉम CRPC is required to promptly reply with the concerned ombudsman its written response along with copies of documents in support within how much period। So concerned regulated entity जो है, यानी बैंक की हम बात कर रहे हैं या NBFC की बात कर रहे हैं, जब उनको कंप्लेंट मिली CRPC से तो उनको रिप्लाई फाइल करना है कंसर्न्ड ओम्बड्समैन के साथ, और वो उनका रिटन रिप्लाई होना चाहिए, और साथ में डॉक्यूमेंट की कॉपीज होनी चाहिए इन सपोर्ट, जो बैंक ने कहना है। तो इसके लिए उसको कितना टाइम मिलेगा, ये कंप्लेंट की कॉपी मिलने के कितने दिनों के अंदर ये रिस्पॉन्स देनी होगी, विद इन 10 days, विद इन 15 days, विद इन 20 days या विद इन 25 days। सो सेंट्रल कंप्लेंट रिसेप्शन सेंटर से ये कंप्लेंट की कॉपी मिली बैंक को, कितने पीरियड में बैंक ओम्बड्समैन को अपना रिटर्न रिप्लाई भेजेगा विद डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए? सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22? टाइम पीरियड कितना है? सो दिस टाइम पीरियड इज ओनली 15 days। 15 दिनों के अंदर ये रिस्पॉन्स भेजनी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, अवार्ड ऑफ ओम्बड्समैन शैल कंटेन डायरेक्शन टू द रेगुलेटेड एंटिटी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओम्बड्समैन अगर अवार्ड पास करता है तो ये एक डायरेक्शन की फॉर्म में होगा रेगुलेटेड एंटिटी के लिए, स्पेसिफिकली जो करना है उसको करने के लिए। and amount to be paid by the regulated entity to the complainant as compensation for loss। उसके साथ compensation कितना पे करना है वो अमाउंट भी स्पेसिफाई किया जा सकता है बाय द ओम्बड्समैन। ये मैक्सिमम compensation ओम्बड्समैन कितनी स्पेसिफाई कर सकता है? सो द मैक्सिमम compensation कैन बी ₹10 lakh, ₹15 lakh, ₹20 lakh या ₹25 lakh। तो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन मैक्सिमम हाउ मच इट कैन बी, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना अमाउंट हो सकता है कॉम्पनसेशन वाला? सो हाउ कैन बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कॉम्पनसेशन? तो मैक्सिमम अमाउंट कैन बी 20 लाख रुपीज, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख। सो लॉस सफर्ड और ₹20 लाख, विच एवरेज लेस। अगर लॉस सफर्ड लेट अस से 23 लाख है तो 20 लाख मिलेंगे, और अगर लॉस सफर्ड 15 लाख है तो फिर 15 लाख मिलेंगे, विच एवरेज लोअर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द compensation for loss of time, expenses incurred, harassment, mental anguish suffered can be allowed by ombudsman up to ceiling of एडिशनल कॉम्पनसेशन ओम्बड्समैन दे सकता है किसके लिए? जो कस्टमर का टाइम का लॉस हुआ, जो उसने एक्सपेंसेस इनकर किए, जो उसको हैरेसमेंट हुआ, जो उसको मेंटल परेशानी हुई बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। तो ये कितना मैक्सिमम अमाउंट है एडिशनल कॉम्पनसेशन का? ₹50,000, ₹75,000, ₹1 लाख या ₹1.5 लाख जो ओम्बड्समैन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 24 का? सो दिस एडिशनल कॉम्पेंसेशन कितनी हो सकती है? 50,000 की, 75,000 की, 1 लाख की या 1,50,000 की। तो दिस एडिशनल कॉम्पेंसेशन कैन बी मैक्सिमम ₹1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख की। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। A copy of award is sent by ombudsman to the complainant and the regulated entity. ओम्बड्समैन जो भी डिसीजन देता है उसकी कॉपी वो कंप्लेनेंट को भी और बैंक को भी भेजता है। कंप्लेनेंट शुड गिव ए लेटर एक्सेप्टिंग द अवार्ड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू रेगुलेटेड एंटिटी विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द अवार्ड कॉपी अनलेस शी हैज फाइल्ड एन अपील। तो कंप्लेनेंट को, कस्टमर को एक्सेप्टेंस कितने पीरियड में देना है अवार्ड का, और वो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। तो पीरियड कितना है वो, जिस पीरियड के अंदर वो एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करेगा। हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर उसको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपील फाइल करता है, लेकिन अगर वो अपील फाइल नहीं करता है तो फिर एक्सेप्टेंस देने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है, और एक्सेप्टेंस किसको दी जाएगी? रेगुलेटेड एंटिटी को, यानी बैंक को। तो ये पीरियड है 20 डेज का, 25 डेज का, 30 डेज का या 35 डेज का। तो पीरियड कितना है जो कस्टमर को अवेलेबल है फॉर गिविंग द एक्सेप्टेंस? तो व्हाट इज दैट टाइम पीरियड जिसमें वो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करेगा? यस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली और रिकॉल करें कि वो पीरियड कितना है। सो दैट पीरियड इट इज मैक्सिमम 30 डेज, 30 दिन का ये मैक्सिमम पीरियड है। सो 30 डेज के अंदर वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अवार्ड। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द रेगुलेटेड एंटिटी शुड कंप्लाइड विद अवार्ड ऑफ ओम्बड्समैन एंड इंटीमेट कंप्लायंस टू ओम्बड्समैन विद इन हाउ मच पीरियड of receiving acceptance letter from the complaint unless it has filed appeal against the award. So regulated entity ने अगर अपील फाइल नहीं की है against that order of ombudsman, तो regulated entity confirmation भेजेगी compliance का कि उसके ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है। तो कंप्लायंस भेजने का टाइम लिमिट कितना है? तो कंप्लायंस को इंटीमेट करने का टाइम लिमिट कितना है? और ये टाइम लिमिट कब से शुरू होता है? ऑन रिसीविंग एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कंप्लेनेंट। तो कस्टमर को जो एक्सेप्टेंस भेजना है वो ऑर्डर रिसीव होने के विद इन 30 डेज भेजना है, और बैंक को ये जो पीरियड है ये कस्टमर के एक्सेप्टेंस लेटर से मिलेगा। तो कितने दिन में ये इंफॉर्मेशन कंप्लायंस की भेजनी है? 20 डेज में, 25 डेज में, 30 डेज में या 35 डेज में? सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस? कंप्लायंस की कंफर्मेशन के लिए, सो कंप्लायंस की कंफर्मेशन के लिए इसे भेजा जाना है अगेन विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। यानी दोनों पीरियड 30 डेज हुए। कस्टमर ने एक्सेप्टेंस देना है वो भी 30 डेज, बैंक ने कंप्लायंस करनी है वो भी 30 डेज।
Question number 27. Appellate authority under integrated ombudsman scheme is of RBI department administering the scheme. So जो appellate authority है integrated ombudsman scheme में, वो कौन सी अथॉरिटी है? RBI के एडमिनिस्ट्रिंग डिपार्टमेंट की। डिप्टी गवर्नर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज हैं, चीफ जनरल मैनेजर हैं या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं उस आरबीआई के डिपार्टमेंट का जो इस स्कीम को एडमिनिस्टर करता है, ओम्बड्समैन स्कीम को। तो हमने बताना है एपेलेट अथॉरिटी कौन है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दिस इज द एपेलेट अथॉरिटी? सो एपेलेट अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज। पहले हुआ करते थे डिप्टी गवर्नर, बट अब इट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज उस डिपार्टमेंट के जो इस स्कीम को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ए रेगुलेटेड एंटिटी कैन अपील ओनली विद प्रायर सैंक्शन ऑफ। कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी अगर उसने अपील करनी है तो प्रायर सैंक्शन चाहिए। किसका प्रायर सैंक्शन चाहिए? चेयरमैन का, एमडी का, सीईओ का या ईडी का? प्रायर सैंक्शन किसका चाहिए? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो बैंक ने अगर अपील करना है इस अवार्ड के अगेंस्ट तो बैंक सैंक्शन लेगा अपने चेयरमैन से या एमडी से या सीईओ से या ईडी से। किससे लेगा? क्वेश्चन नंबर 28। सो फ्रॉम whom इट कैन बी। किससे ये सैंक्शन लेनी होगी और वो भी प्रायर सैंक्शन लेनी होगी। सो फ्रॉम whom this prior sanction will be required. So this can be given by any of these. इनमें से कोई भी इसे दे सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ओम्बड्समैन कैन रिजेक्ट ए कंप्लेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कंप्लेंट रिजेक्ट करने के लिए ओम्बड्समैन के पास क्या क्या रीजन होने चाहिए? Complaint is not pursued by complainant with reasonable diligence. Complaint is without any sufficient cause. Complaint requires consideration of elaborated documentary, oral evidence, and proceeding before ombudsman are not appropriate for adjudication of such complaint. Or in the opinion of ombudsman, there is no financial loss or damage or inconvenience caused to the complainant. तो ये अलग अलग रीजंस हैं। इनमें से हमने बताने हैं कंप्लेंट को रिजेक्ट करने के क्या क्या रीजंस हैं। 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो हमने बताना है इनमें से कौन कौन से रीजन वैलिड रीजंस हैं कंप्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए। तो देख लेते हैं कौन कौन से रीजन है। कंप्लेंट इज विदाउट सफिशिएंट कॉज। सो प्रॉपर रीजन लगता नहीं है जिसके लिए यह कंप्लेंट किया गया है, तो ये तो है। कंप्लेंट नॉट परस्यूड बाय कंप्लेनेंट विद रीजनेबल डिलीजेंस। तो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट कर तो दी लेकिन आधे मन से कंप्लेंट की तो उसको लगता है ओम्बड्समैन को, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। कंप्लेंट रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ इलेबोरेटेड डॉक्यूमेंट्री ओरल एविडेंस। तो कंप्लेंट जो किया उसके साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की या ओरल एविडेंस नहीं दिया, तो इसीलिए उनको इनएप्रोप्रिएट लगता है कोई भी फैसला देना, तो इसमें भी रिजेक्शन हो जाएगी। ओम्बड्समैन को लगता है कि कस्टमर को कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ, ना ही उसको कोई इनकन्वीनियंस हुआ, उसके कंप्लेंट की गई है, तो इस केस में भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी रीज़न होगा, कंप्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो इफ यू आर वाचिंग दिस द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस लाइव क्लास और आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को आप टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आप लाइव इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसके चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो फिर आप
कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो है, उसमें अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, तो वहीं हम सूटेबली उसको आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हो। फ्रेंड, आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए। आई एम श्योर आप इसको यूज़फुल महसूस करते होंगे। अगर ये यूज़फुल है तो इसे लाइक इमीडिएटली कर देना, क्योंकि जब आप किसी सेशन को लाइक करते हो तो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे और स्टूडेंट्स तक इस लेसन को पहुंचाता है। तो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, तो आप हेल्प कर रहे होते हैं थ्रू यूट्यूब टू अदर स्टूडेंट्स। तो लाइक कर दीजिए इमीडिएटली। पर्सनल तौर के ऊपर आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं विद अदर स्टूडेंट्स थ्रू योर सोशल मीडिया अकाउंट। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी बहुत सारी क्लासेस आप मिस कर रहे होंगे, तो आप चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ। बेल आइकन का अगर आप पुश नहीं करेंगे तो और स्टूडेंट्स तो आपको बहुत सारे हमारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को पुश भी कर लें। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपील कैन बी मेड बाय कंप्लेनेंट टू appellate authority within how much period? Appellate authority may allow additional period not exceeding how many days for filing appeal if satisfied about the reason. अगर अपील करनी है कंप्लेनेंट ने तो अपील वो कितने पीरियड में कर सकता है, और एपेलेट अथॉरिटी एडिशनल पीरियड भी दे सकती है कितने दिन का। अगर एपेलेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि डिले हुई है, उसके पीछे जेन्युइन रीजंस हैं, तो ये पीरियड कितना है, 25 डेज का, 30 डेज का, 30 डेज का, 30 डेज का, 35 डेज का, 25 डेज का, 40 डेज का, 35 डेज का। तो अपील करने का टाइम पीरियड है और अपील के एक्सटेंशन का टाइम पीरियड है, तो कितना टाइम पीरियड है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए व्हाट इज द टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज 30 डेज। 30 डेज के अंदर अपील करना है और 30 डेज एक्स्ट्रा उसको मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। इस तरह की और बहुत सारी क्लासेस हम अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।